सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है सीजीएल की एग्ज़ाम 12 तारीख से शुरू हो गई थी और आज आपकी 15 तारीख हो चुकी है और मेरे भाई काफ़ी सारी शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पेपर आने वाले दिनों में है। तो जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन और किस लेवल के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट मुझे बता दो ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ में लाइव हैं। तो देखो भाई, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सभी स्टूडेंट बताएंगे कि सियाचिन जो ग्लेशियर है वो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आप बोलोगे लद्दाख में। सर लद्दाख इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेरे भाई आपसे सोंडोल नृत्य पूछा जा सकता है कि सोंडोल नृत्य कहाँ पर किया जाएगा? लद्दाख में। सिक्किम की मैं बात करूंगा मेरे भाई, तो सिक्किम में मेरे भाई आपका तमांग सैलो नृत्य किया जाता है। कौन सा भाई? तमांग सैलो। इसी सिक्किम में आपका मारूणी नृत्य किया जाता है। कौन सा? मारूणी। इसी सिक्किम में आपका याक छम नृत्य होता है और इसी सिक्किम में आपका सिंग छम नृत्य होता है। कौन सा? सिंग छम नृत्य होता है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करूंगा तो पोपिर नृत्य होता है, इसके अलावा पोंग नृत्य होता है, इसके अलावा रीखम पाडा। अगर आपसे पूछा जाए कि रीखम पाडा नृत्य कहाँ पर होता है तो सर ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभंकर का नाम क्या है और यह किसे दर्शाता है? सभी स्टूडेंट बताएंगे भाई खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभंकर का नाम क्या है और यह किसे दर्शाता है? क्या शुभंकर का नाम गजराज है क्या, जो केरल के त्योहारों का एक पारंपरिक हाथी है? सिंह केतु है क्या, जो कोणार्क सूर्य मंदिर की नक्काशी से एक सिंह देवता है क्या? हिम्मत है क्या, सतपुड़ा के जंगल का एक शाही बाघ? और क्या गज सिंह है क्या, जो पाल काल के मंदिरों का एक पौराणिक हाथी शेर है? तो सभी बच्चे बताएंगे खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर। तो आप बोलेंगे राइट आंसर होगा गज सिंह। और ये गज सिंह मेरे भाई क्या है? पाल काल के मंदिरों का एक पौराणिक हाथी शेर है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के बारे में बात करेंगे तो बिहार में इसका आयोजन किया गया, ये बात भी आपको याद होना चाहिए। और पहले नंबर पर यानी कि सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो मेडल है वो मेरे भाई महाराष्ट्र ने जीते हैं। किसने भाई? महाराष्ट्र ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। रियांग जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? सभी स्टूडेंट बताएंगे भाई रियांग जनजाति जो है भारत के किस राज्य में निवास करती है? क्या वो राजस्थान में है? क्या वो आपके मध्य प्रदेश में है? क्या वो आपके सिक्किम में है? क्या वो आपके मेरे भाई ठीक है आपके त्रिपुरा में है? तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। सर बात हो रही है रियांग जनजाति। रियांग जनजाति है मेरे भाई आपके कहाँ पर? त्रिपुरा में। सर ये त्रिपुरा एग्जाम में आएगा क्या? बिल्कुल भाई, एग्जाम के नज़रिए से त्रिपुरा इम्पोर्टेंट है। त्रिपुरा के बारे में मेरे भाई ठीक है, यहाँ के लोक नृत्य एग्जाम में आ सकते हैं और त्योहार भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर मैं तुमसे बात करूँ कि होजागिरी त्योहार कहाँ का है तो सर होजागिरी मेरे भाई आपके त्रिपुरा का है। मैं बात करूंगा मेरे भाई गरिया पूजा। ठीक है भाई, 3 तरह की पूजा है, एक तो गरिया पूजा, एक मेरे भाई आपके केर पूजा। ठीक है, एक गरिया पूजा एक केर पूजा। ठीक है, और एक मेरे भाई आपके एक गरिया पूजा हो गई, एक केर पूजा हो गई और एक मेरे भाई आपके खर्ची पूजा हो गई। कौन सी मेरे भाई?
खर्ची पूजा हो गई, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा मेरे भाई ममिता लोक नृत्य आपके त्रिपुरा में होता है। मैं बात करूंगा हाई हक के बारे में, तो ये भी आपके त्रिपुरा में होता है। मैं बात करूंगा लेबांग बूमनी के बारे में, किसके बारे में मेरे भाई, लेबांग बूमनी के बारे में, तो ये लोक नृत्य भी आपके त्रिपुरा में होता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया मेरे भाई कि खर्ची पूजा में, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है मेरे भाई कि जो आपकी खर्ची पूजा है, खर्ची पूजा में कितने देवता की पूजा की जाती है? कोई बताएगा मुझे इसके बारे में? खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा की जाती है? फटाफट कमेंट करो भाई। तो देखते हैं कितने बच्चे, अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया, लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा, तो मैं ही बता देता हूं। खर्ची पूजा में आपके 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कितने भाई? 14 देवी देवता। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। त्रिपुरा वही है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि लास्ट टाइम है मेरे भाई, और लास्ट टाइम में आप पूरी मैथ नहीं पढ़ पाओगे, आप लास्ट टाइम में पूरी रीजनिंग नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आप लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हो। तो आप सभी के लिए जीके का पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल 30 रुपये में। 30 रुपये में आपको जीके का पीडीएफ मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में होंगे। पीडीएफ कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा पीडीएफ है जिसको आप सोते जागते उठते बैठते खाते पीते कभी भी पढ़ सकते हो। जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए, 30 रुपये का पीडीएफ है। इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज करके 30 रुपये में आप जीके जीएस का पीडीएफ ले सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से किस राजवंश का दिल्ली सल्तनत पर शासन 1414 से शुरू हुआ और 1451 में समाप्त हो गया? सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं किस राजवंश का जो शासन है दिल्ली सल्तनत पर 1414 में शुरू हुआ और 1451 में खत्म हो गया। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखो भाई, बात हो रही है 1414 से 1451। आप बात करेंगे कि सर इसका राइट आंसर होगा तुम्हारा सैयद वंश। ठीक है भाई, ये तुम्हारा क्या होगा मेरे भाई, सैयद वंश होगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो भाई, अगर मैं दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करूंगा, अगर मैं दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करूंगा तो सबसे पहले मेरे भाई कौन आया था? तो आप बात करेंगे सबसे पहले तो मेरे भाई आपका कौन सा आया था? गुलाम वंश आया था। कौन सा मेरे भाई आपका? गुलाम वंश आया था सबसे पहले। उसके बाद में गुलाम वंश के बाद में कौन आया था? कोई बता सकता है मुझे इसके बारे में? ठीक है, तो आप बात करेंगे सर गुलाम वंश के बारे में आपका आया था खिलजी वंश। कौन सा मेरे भाई? खिलजी वंश आया था। खिलजियों के बाद में कौन आया? आप बात करेंगे सर खिलजियों के बाद में तो तुगलक आया था। सर तुगलक के बाद में कौन आया? तुगलक के बाद में ये सैयद आया था। कौन सा मेरे भाई? सैयद वंश आया था। और सैयद के बाद में कौन सा आया था? सर लोदी वंश आया था। कौन सा मेरे भाई? लोदी। अब इनकी तारीख लिख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं गुलाम वंश के बारे में तो 1206 से लेकर 1210 तक ये चला था। 1210 तक नहीं, 1290 तक चला था, सॉरी। ठीक है, 1210 तक तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का दूसरा नाम मामलूक वंश है। कौन सा मेरे भाई? मामलूक वंश। मैं बात करूं खिलजी वंश के बारे में तो 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे तो 1320 से 1414 ईस्वी तक चला था। फिर 1414 से 1451 तक आपका सैयद वंश चला और सैयद वंश के बाद में 1451 से 1526 तक तुम्हारा लोदी वंश चला था। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में बात हुई। गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक 1320 से 1414, सैयद 1414 से 1451 और लोदी वंश के बारे में बात करेंगे 1451 से 1526। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में भारत को
कंट्री चैंपियन के रूप में मान्यता क्यों दी गई? सभी बच्चे बताएंगे भाई। बहुत ही भयंकर तरीके का क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, बहुत ही भयंकर तरीके का क्वेश्चन है। और अगर इस बार सीजीएल में देखा जाए तो ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। कोई बच्चा ये सोचे भाई वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, नहीं मेरे भाई, इस तरह के जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो ज़्यादा इस बार एग्जाम में आ रहे हैं। तो भाई 2025 में भारत को कंट्री चैंपियन के रूप में मान्यता क्यों दी गई? विश्व बैंक ऋण के माध्यम से स्मार्ट सिटी सुधारों को शुरू करने के लिए। तो स्मार्ट सिटी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है मेरे भाई। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू हुआ था भारत में। जीआईएस के माध्यम से वन आधारित आदिवासी जीविका को बढ़ावा देने के लिए। ग्रामीण गरीबों को राष्ट्रव्यापी भूमि पुनर्वितरण पूरा करने के लिए। और स्वामित्व जैसी योजनाओं के माध्यम से डिजिटल भूमि प्रशासन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए। तो आप लोगों से बात की विश्व बैंक भूमि सम्मेलन। अब भूमि सम्मेलन के बारे में बात हो रही है तो भूमि के बारे में बात होगी। भारत को कंट्री चैंपियनशिप के रूप में मान्यता क्यों दी गई? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्वामित्व जैसी योजनाओं के माध्यम से डिजिटल भूमि, तुक्का भी मारते तब भी सही कर देते, तुक्का भी मारते तब भी सही कर देते, डिजिटल भूमि प्रशासन में अग्रणी का भूमि निभाने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा किस वर्ष में बनवाया था? सभी स्टूडेंट बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने जो अलाई दरवाज़ा है उसका निर्माण किस वर्ष में करवाया था? आप बात करेंगे 1311 में। मैं बात करूंगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक इसने शासन किया। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की। कौन सी मेरे भाई? बाजार नियंत्रण प्रणाली को इसने शुरू किया। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने मेरे भाई आपके दक्षिण अभियान के लिए, ठीक है, दक्षिण अभियान के लिए मलिक कफूर को भेजा था। किसको मेरे भाई? मलिक कफूर को भेजा था। सर इसने 3 टैक्स लगाए थे। 3 टैक्स कौन से थे? एक तो जजिया था, एक मेरे भाई आपका जमात था और एक मेरे भाई आपका गराई था। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए अलाउद्दीन खिलजी को लेकर। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिससे आपके ठीक है चित्तौड़गढ़ का साका आपने पढ़ा होगा, रानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह के बारे में, ठीक है। तो ये सब काम जो है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर हुए थे। अच्छा, सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किसके टाइम पर हुए? सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किसके टाइम पर हुए थे? तो आप बोलोगे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर हुए थे। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देश के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास में होता है? देश के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार है वो किसके पास में होता है? तो आप बात करेंगे सर वो होता है हमारे भारत के राष्ट्रपति जी के पास में। किसके पास में मेरे भाई? भारत के राष्ट्रपति जी के पास में ये अधिकार होता है कि वो भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरे भाई भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद मुझे बता दो मेरे भाई, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित मेरे भाई आपके अनुच्छेद बता दीजिए, मैं आपको मान जाऊंगा। तो आप बात करेंगे सर बात हो रही है राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति मेरे भाई अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर कहाँ तक है? 62 में है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है 52 से लेकर 62 तक है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगर मेरे भाई मैं बात करता हूँ, ठीक है, मैं बात करता हूं कि अनुच्छेद नंबर 52 में क्या है, तो आप बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 52, ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद नंबर 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद नंबर 53 में क्या है? राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान होगा। कार्यपालिका का क्या होगा? प्रधान होगा। कौन मेरे भाई? राष्ट्रपति। अब वैसे तो देखो मेरे भाई कार्यपालिका शक्ति मतलब राष्ट्रपति के पास में भी होती है, लेकिन राष्ट्रपति के पास में तो
हाँ सॉरी, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है इसके पास में कार्यपालिका का प्रदान तो होता है, लेकिन इसके पास में नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। इसके पास में कैसी कार्यपालिका सकते हो? नाम मात्र की, क्योंकि सारे काम तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। आज प्रधानमंत्री ने ये कर दिया, आज प्रधानमंत्री ने वो कर दिया, आज प्रधानमंत्री फलाने देश में चले गए, आज प्रधानमंत्री ढिमकाने देश में चले गए, ठीक है। तो सारे काम तो प्रधानमंत्री करता है, तो फिर कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति क्यों? तो मेरे भाई इसके पास में तो, इनके पास में तो नाम मात्र की शक्ति होती है। मैं बात करूंगा अनुच्छेद नंबर 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद नंबर 54 में है। मैं बात करूंगा अनुच्छेद नंबर 55 में निर्वाचन का तरीका है, निर्वाचन का तरीका है। मैं बात करूंगा अनुच्छेद नंबर 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद नंबर 56 में है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट है मेरे भाई 60, इसमें राष्ट्रपति की शपथ है। मैं बात करूंगा 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद नंबर 61 में है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? सभी बच्चे बताएंगे कि काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। तो आप बात करेंगे सर काली मिट्टी तो सर आपने पढ़ाया था कि कपास के लिए इम्पोर्टेंट है भाई। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, आपने पढ़ाया तो था। बिल्कुल मेरे भाई मैंने पढ़ाया था, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। सर काली मिट्टी को तो रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। सर काली मिट्टी की जल धारण की क्षमता, जल धारण की क्षमता, जल धारण की क्षमता मेरे भाई क्या होती है? बिल्कुल निम्न होती है। क्या होती है मेरे भाई? कम होती है। क्योंकि मेरे भाई जब भी मान लो तुम्हारे आसपास भी अगर काली मिट्टी है ना, तो तुम देखना उसमें जब भी बरसात आती है वो पानी कई दिनों तक भरा रह जाता है, ठीक है। जबकि अगर आप हमारे यहाँ पर राजस्थान में आओगे तो सुबह बरसात होती है, शाम को पता ही नहीं लगता कि बरसात भी हुई है, क्योंकि रेतीली मिट्टी है तो सारा पानी मेरे भाई ज़मीन सोख लेती है। तो जब भी तुम जैसे हमारे यहाँ पर राजस्थान में आओगे तो सुबह बरसात होगी, शाम को पता ही नहीं लगेगा। और यहाँ पर मेरे भाई जो काली मिट्टी है इसकी जल धारण की क्षमता क्या होती है? निम्न होती है, धीरे धीरे पानी को सोखती है। तो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। कपास भी तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही होता है, कपास भी तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और किस में होता है? गुजरात में होता है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदायी अधिकारिकता प्रदान करता है? सभी स्टूडेंट बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो मेरे भाई सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शदायी अधिकारिकता आपने पढ़ा है ना मेरे भाई कि सर्वोच्च न्यायालय जगह राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ये आपने खूब पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो सर ये बात तुम्हारी किस में है? अनुच्छेद नंबर 143 में। भाई सलाह लेना या परामर्श लेना बात तो एक ही है, सलाह ले लो चाहे परामर्श ले लो, बात तो एक ही है मेरे भाई। तो राइट आंसर तुम्हारा होगा अनुच्छेद नंबर 143। अब बढ़ते हैं मेरे भाई आपके अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सी बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी? बताओ भाई बहमनी साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो आप बात करेंगे सर बहमनी साम्राज्य की राजधानी तो गुलबर्गा थी। क्या थी मेरे भाई? गुलबर्गा। मैं बात करूं हम्पी, तो ये तो मेरे भाई आपके विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। किसकी मेरे भाई? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? हम्पी थी। ये वही विजयनगर साम्राज्य है जिसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने मेरे भाई? हरिहर और बुक्का ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंशों ने शासन किया था, ठीक है भाई। 4 वंशों ने शासन किया था। एक तो मेरे भाई आपका संगम वंश आया था, एक मेरे भाई आपका सुलू वंश आया था, एक मेरे भाई आपका तुलु वंश आया था, एक मेरे भाई आपके अराविंदु वंश आया था। कौन सा मेरे भाई? अराविंदु, ठीक है। संगम, सुलु, तुलु और अराविंदु याद कर लेना मेरे भाई। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया था क्या? महात्मा गांधी ने बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में करो या मरो का नारा दिया था क्या? तो मेरे भाई आप लोगों से बोला गया है कि यहाँ पर तुम्हारे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं।
इन दोनों स्टेटमेंटों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो सर भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 का है क्या? है मेरे भाई, तो सही हो गया ये तो। महात्मा गांधी ने बॉम्बे के गोलाविया टैंक मैदान में करो मरो का नारा दिया था क्या? बिल्कुल दिया था मेरे भाई, ये भी सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, ठीक है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा? सर सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है, सीधा सा जवाब है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार हिम परिबद्ध क्षेत्रों में जनसंख्या की गणना किस वर्ष में की गई थी? भयंकर तरीके का क्वेश्चन है मेरे भाई, भयंकर तरीके का क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछा गया कि जनगणना 2011 के दौरान हिम परिबद्ध क्षेत्रों में जनसंख्या गणना किस वर्ष में की गई थी? तो हिम परिबद्ध क्षेत्रों की बात हो रही है, स्नो बाउंड की बात हो रही है मेरे भाई, तो राइट आंसर 2010 हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। किस मुगल सम्राट ने तुजुक-ए जहांगीरी की रचना की जो उसके शासन के संबंध में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है? तो तुजुक-ए जहांगीरी नाम से ही पता चल रहा है ये तो कि सर जहांगीर होगा इसका तो रचनाकार, ठीक है, तुजुक-ए जहांगीरी, भाई राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।